हेलो दोस्तों, मैं हूँ रिमता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके लिए एक और मूवी का एक्सप्लेनेशन लेके आई हूँ जो कि एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी है जो कि है लुकिसन गैप रातू किदुल यानी कि मैजिकल पेंटिंग क्वीन ऑफ साउथ। ये मूवी अप्रैल 2019 में इंडोनेशिया में रिलीज हुई थी और IMDb पे इसकी रेटिंग 6 की है। इसके अलावा इसे 89% गूगल यूजर्स ने भी पसंद किया है। So without wasting any time, let's get into the roller coaster ride of this movie। कहानी की शुरुआत में हम एक गुफा को देखते हैं जहां एक आदमी किसी लड़की को किडनैप करके ला रहा था, जिसके बाद वो उसे स्टोन पर लेटा देता है और वहां आसपास की चीजें देखकर ऐसा लग रहा था वहां कोई रिचुअल होने वाला है। यहाँ हम उस लड़की को देखते हैं जिसने ग्रीन ड्रेस पहनी थी और वो डर के मारे चिल्ला रही थी। थोड़ी ही देर में हम फिर से उसी आदमी को देखते हैं जिसने उसको किडनैप किया था, जो वहाँ पर एक पेंटिंग ड्रॉ करना शुरू करता है। और मूवी यहाँ से शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आती है जहाँ हम एक फ्यूनरल होता देखते हैं जो कि ब्राह्मा सुडीबियो नामक एक आदमी का था। वहाँ उसका छोटा बेटा सात्रिया बैठा था। थोड़ी ही देर में वहाँ ब्राह्मा का बेटा भी आता है जिसका नाम है दिमस और वो अपनी फैमिली के साथ आया था। दिमस की वाइफ है आस्त्रिद और उसकी बेटी है सैंड्रा। गाइस, इन दोनों भाइयों की बातों से हमें पता चलता है कि दिमस वहाँ काफी वक्त से नहीं आया है क्योंकि दिमस की उसके पिता से नहीं बनती थी, जिस वजह से दिमस ने उन्हें अपनी शादी पे भी नहीं बुलाया था। और उन्हें ना बुलाने का रीजन वो सात्रिया को उसकी खराब फाइनेंशियल कंडीशन बताता है। यहाँ से सीन मूव होकर सैंड्रा को दिखाया जाता है जो उस घर में घूम रही थी। घूमते घूमते वो एक घुंघरू को वहाँ से उठाकर अपने पास खेलने के लिए रख लेती है। तभी वहाँ घर पर उनका फैमिली लॉयर आता है जो उन्हें बताता है कि उनका एक फैमिली होम भी है जो उनके ग्रैंडफादर रुस्ती सुदीबियो का था, लेकिन उनके पिता ने उसे कभी भी अपना नहीं माना। लेकिन अब उनके पिता के मरने के बाद वो घर दिमस और सात्रिया का है, जो चाहे तो वहाँ जाकर रह सकते हैं। ये जानने के बाद दिमस काफी खुश हो जाता है और सात्रिया को वहाँ अगले हफ्ते चलने के लिए कहता है। अगले सीन में हम इन लोगों को वही जाते हुए देखते हैं जहाँ दिमस, सात्रिया, एस्त्रिद और सैंड्रा उस घर को देखने जाते हैं। वहाँ पहुँचने पे उन्हें वहाँ का केयर टेकर जूना उनका वेलकम करता है और उन्हें बताता है कि उसे पता था कि रुस्ती के पोते जरूर आएंगे। जिसके बाद जूना उन्हें घर दिखाता है जो कि काफी बड़ा था और इसके साथ वो कंफ्यूज भी थे क्योंकि उनके पिता ने इस घर के बारे में कभी कोई जिक्र नहीं किया था। अब वो लोग कुछ वक्त के लिए उस घर में रहने का सोचते हैं। दोस्तों, दिमस को उस घर की कुछ धुंधली धुंधली याद थी, जैसे वो उनका बचपन का घर हो, लेकिन दिमस को इतने अच्छे से सब ध्यान नहीं था। उस घर में घूमते घूमते सात्रिया को फोटो प्रिंट करने वाला एक रूम भी मिलता है और वहाँ काफी फोटो प्रिंट्स होने के लिए पड़ी थी, जिसे सात्रिया इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम एस्त्रिद को उसके रूम में देखते हैं जो सामान अनपैक कर रही थी और हम एज अ व्यूअर उसके पीछे एक लेडी को ग्रीन ड्रेस में खड़ा हुआ देखते हैं जो पलक झपकते ही गायब हो जाती है। लेकिन एस्त्रिद उस लेडी को देख नहीं पाती क्योंकि वो अपने काम में बिजी थी। इसी बीच उसे अलमारी में एक ग्रीन ड्रेस मिलती है जिसे वो साइड कर अपने बाकी कपड़े अलमारी में टांग देती है। इसके बाद हम इनके घर पे एक आदमी को आता देखते हैं जो वहाँ का प्रॉपर्टी डीलर है जिसका नाम केविन है और वो दिमस और सात्रिया से मिलकर उन्हें बताता है उसके पास उनके घर के लिए भी एक खरीदार है। पर सात्रिया वो घर नहीं बेचना चाहता था, जबकि दिमस के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था और दिमस की फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं थी, इसीलिए वो सात्रिया को समझाता है और थोड़ी देर में केविन वहाँ से चला जाता है। केविन के जाने के बाद दिमस सात्रिया को उस घर की फोटोज खींचने के लिए कहता है। अगले सीन में जब एस्त्रिड डिनर करके आती है तो उसे वो ग्रीन ड्रेस उसकी अलमारी के बाहर दिखती है, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है और ये बात वो दिमस को बताती है। लेकिन दिमस उसे समझाता है कि किसी ने वो निकाल दी होगी और एस्त्रिड टेंशन न ले। अब ये सीन अगली सुबह पर जाता है जहाँ सात्रिया घर की फोटो खींच रहा होता है। उसी बीच जब वो घर की फ्रंट फोटो खींचता है तो उसे फोटो में पॉन्ड के ऊपर एक लेडी दिखती है, जबकि असलियत में वहाँ कोई भी नहीं था। और अगले ही पल सात्रिया को भी फोटो में कुछ नहीं दिखता, जिसके बाद सात्रिया सैंड्रा के पास जाकर उनकी फोटो खींचने लगता है और उन दोनों को एस्त्रिद और दिमस घर से देख रहे थे। उन दोनों की बातों से हमें ये पता लगता है कि उनके पास आज तक उनकी माँ की कोई भी फोटो नहीं है और जब वो छोटे थे तभी उनकी माँ गुजर गई थी। इसके अलावा दिमस ये भी बताता है कि उस पर एक बार पुलिस केस हो गया था, जिसके बाद उसके पिता ने उसे उस केस से खुद निपटने के लिए कहा
जिसके बाद दिमस कभी भी अपने पिता और सात्रिया से मिलने नहीं आया। फोटो खींचने के बाद सात्रिया और सैंड्रा घर के अंदर आते हैं, जहां वो ऊपर के फ्लोर पर बने एक रूम में जाकर सामान देखने लगते हैं। वहां सैंड्रा को एक लेडी की पेंटिंग दिखती है जो कि क्रीपी सी थी, और उसे देखकर सैंड्रिया काफी डर जाती है। डर के मारे उसका हाथ एक नुकीली चीज पे पड़ जाता है, जिस वजह से उसके हाथ पे चोट लग जाती है। और जब ये बात दिमस को पता चलती है तो वो सात्रिया को डांटता है। सात्रिया को भी इसका अफसोस था, और तभी हम देखते हैं कि सात्रिया को उस घर के कर्टन के पीछे एक लेडी दिखती है जो सिर्फ उसे ही दिख रही थी। अगले दिन दिमस केविन के साथ उसी बायर से मिलने जाता है जिसका नाम मिस्टर चंद्रा था, जो कि एक बिजनेसमैन था। वहां पहुंचने पे दिमस देखता है कि मिस्टर चंद्रा के घर पर न्याई रोरो किदुल की काफी पेंटिंग्स थी। दोस्तों, न्याई रोरो किदुल एक जापानीज साउथ सी गॉडेस है, और इनके बारे में काफी इंडोनेशियन और जापानीज फोकलोर में लिखा भी गया है। और तो और कुछ कहानियों में इन्हें एक मरमेड की तरह बताया गया है, जिनकी अपर हाफ बॉडी वुमेन की तरह है और लोअर हाफ बॉडी फिश की तरह। और दोस्तों, मूवी में इनकी जितनी भी पेंटिंग्स बनी है उस लेडी को वाटर और गॉड सिंबलाइज किया गया है। नाउ बैक टू द मूवी। केविन दिमस को बताता है कि दिमस के ग्रैंडफादर ने मिस्टर चंद्रा को ऐसी न्याई रोरू किदुल की 13 पेंटिंग्स बना के देने का वादा किया था, जिनमें से उन्होंने 12 पेंटिंग्स दी थी, लेकिन वो 13वीं पेंटिंग नहीं दे पाए और उनका कुछ भी पता नहीं चला कि उनके साथ क्या हुआ था। इसीलिए अगर दिमस उन्हें वो 13वीं पेंटिंग लाकर दे दे तो वो दिमस को उस पेंटिंग के बदले 8 मिलियन रुपया देने के लिए तैयार हैं। एंड गाइस, ये काफी बड़ा अमाउंट है, इसीलिए दिमस ये सुनकर काफी एक्साइटेड हो जाता है। सीन यहाँ से सात्रिया पे शिफ्ट होता है, जो अपनी खींची हुई फोटोज को चेक कर रहा था। तभी उसे एक स्पिरिट हॉन्ट करने लगती है। सात्रिया अपने कंप्यूटर में अपने आप को ही देखता है, मानो वो स्पिरिट उसी के पीछे खड़ी हो, और सात्रिया अपने आप को उस स्पिरिट की नजर से देख रहा था, जिससे वो काफी डर जाता है। और तब वो समझ गया था कि उस घर में कुछ न कुछ तो है, और यही सेम एक्सपीरियंस आस्त्रित के साथ भी होता है। एंड गाइस, आस्त्रित ने वही ग्रीन ड्रेस पहनी थी जो उसे बार बार हॉन्ट कर रही थी, और जब आस्त्रित वो ड्रेस पहन कर आती है तो वो और हम एक साथ उस स्पिरिट को देखते हैं, और वो स्पिरिट वहाँ से पल भर में गायब हो जाती है। जिसके बाद हम फिर से दिमस को देखते हैं, जो मिस्टर चंद्रा से मिलता है। मिस्टर चंद्रा उसे बताते हैं कि उनके लिए वो पेंटिंग बहुत खास है, पर उन्हें 13वीं पेंटिंग नहीं मिली, और अगर दिमस वो 13वीं पेंटिंग अपने घर के साथ दे दे तो वो केविन के ऑफर किए हुए पैसों से डबल कीमत उसे देंगे। बस उन्हें वो पेंटिंग चाहिए। घर आकर दिमस को एक पेंटिंग मिलती है, जिसे वो घर की दीवार पे लगा देता है, और अब सात्रिया दिमस को उस तस्वीर की पिक्चर खींचने के लिए कहता है, और दिमस वो पिक्चर लेकर मिस्टर चंद्रा के पास जाता है। लेकिन मिस्टर चंद्रा उस फोटो को देख के समझ जाते हैं कि वो असली नहीं है, और अब वो दिमस को काफी कुछ सुना देते हैं, जिसके बाद वो डील कैंसिल करने की बात करने लगते हैं। लेकिन उसी दिन रात में घर पर सैंड्रा को काफी डर लग रहा था, इसीलिए वो अपनी माँ के साथ सो जाती है। पर तभी हम वहाँ काफी सारे चमगादड़ को आता देखते हैं, जो एस्त्रित की बॉडी में चले जाते हैं, जिसका मतलब अब एस्त्रित पजेस्ड है। इसीलिए वो पागलों की तरह उस पेंटिंग को खरोचने लगती है, जिसे दिमस ने रूम से निकाला था। और अब सात्रिया आकर रोकता है, और एस्त्रित थोड़ी ही देर में नॉर्मल हो जाती है। और दिमस जब एस्त्रित की ऐसी हालत देखता है तो उसे भी अपनी वाइफ के लिए काफी बुरा लगता है, और वो सात्रिया को डांटने लगता है, क्योंकि दिमस अपनी वाइफ को उसके भरोसे छोड़ के गया था। तभी सैंड्रा दिमस को बताती है कि सच में वो घर ठीक नहीं है, और सैंड्रा को इन सब की वजह पेंटिंग लगती है। और जब दिमस उस पेंटिंग को देखता है तो वो समझ जाता है कि ये वही पेंटिंग है जो मिस्टर चंद्रा को चाहिए। इसीलिए वो उस पेंटिंग की फोटो खींचकर उनके पास भेजता है, और अब वो उस फोटो को अपने घर की उसी दीवार पर लगा देता है। पेंटिंग मिलने के बाद दिमस काफी खुश था, पर अब सात्रिया और सैंड्रा वहाँ रहना नहीं चाहते थे। वो लोग दिमस को उनके साथ होने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में बताते हैं, पर दिमस उनकी बातों पे ध्यान नहीं देता, और उनकी हेल्प करती है पजेस्ड एस्त्रित, जो उन्हें वहीं रुकने के लिए कहती है। लेकिन उनमें से किसी का भी ध्यान एस्त्रित के स्ट्रेंज बिहेवियर पे नहीं जाता, और दिमस तो सिर्फ घर बेचने के बारे में सोच रहा था। अब रात को जब सब सो रहे होते हैं तो उनके घर में एक चोर आकर वो पेंटिंग चुरा लेता है। एंड गाइस, वो चोर और कोई नहीं बल्कि केविन था,
क्योंकि उसे पेंटिंग के बदले मिलने वाले पैसों का लालच था। लेकिन इसकी भनक पोजेस एस्ट्रिड को लग जाती है, जो केविन का एक्सीडेंट करवा देती है और मौका मिलते ही वो उसका गला काट कर उसे जान से मार देती है। दूसरी तरफ सैंड्रा रूम में अकेली थी और अकेले होने की वजह से वो काफी ज्यादा डर रही थी, जिसके बाद वो स्पिरिट सैंड्रा को हॉन्ट करती है। उससे बचने के लिए सैंड्रा रूम में यहाँ वहाँ भागती है और डर के मारे वो कबर्ड में जाके छुप जाती है और इसी के साथ वो स्पिरिट सात्रिया पर भी अटैक कर देती है और उसका गला दबाकर उसे जान से मारने की कोशिश करती है। लेकिन सात्रिया उसके हाथ पर बार बार कैंची से वार कर कर अपने आप को बचा लेता है और वहाँ से भाग जाता है और उसे बाहर लिविंग रूम में एस्ट्रिड मिलती है, जिसे देखकर लग रहा था कि वो ठीक नहीं थी। इसीलिए सात्रिया आकर उसे संभालता है और तभी उन्हें सैंड्रा की चीख सुनाई देती है और जब वो ऊपर जाकर चेक करते हैं तो उन्हें सैंड्रा कहीं नहीं मिलती। दोस्तों, जिस कबर्ड में हम सैंड्रा को छुपा हुआ देखते हैं उसके दरवाजे पर पंजे के निशान थे। अगले दिन दिमस वहां आकर एस्ट्रिड की कंडीशन को देखकर काफी रोता है और जब उसे सैंड्रा का पता चलता है तो वो खुद को संभाल नहीं पाता। पर तभी सात्रिया आकर उसे उस रूम में ले जाता है और वहाँ वो दिमस को कई पुरानी फोटोज दिखाता है जो उसने प्रिंट करी थी। दोस्तों, वो फोटो उनके ग्रैंडफादर और फादर और उस केयर टेकर की थी। दिमस और सात्रिया के ग्रैंडफादर और फादर तो अब नहीं थे, लेकिन वो केयर टेकर अभी भी जिंदा था। इसलिए दिमस उस केयर टेकर के पास जाकर उस घर के बारे में पूछता है ताकि उसे सैंड्रा का कुछ पता चल सके और केयर टेकर दिमस को काफी शॉकिंग बात बताता है। और यहाँ आता है एक ट्विस्ट, जब हमें पता चलता है कि आज से 40 साल पहले रुश्दी की पेंटिंग काफी फेमस थी और इसीलिए मिस्टर चंद्रा ने उसे 13 न्याय रोरो किदुल की पेंटिंग बनाने के लिए कहा था और उसके लिए रुश्दी ने एक मॉडल को भी हायर किया था जिसे देखकर वो पेंटिंग बनाता था और वो मॉडल थी रात्रि, जो कि वहाँ की सुंदर औरत थी। दोस्तों, रात्रि और कोई नहीं बल्कि दिमस और सात्रिया की माँ थी। हाँ दोस्तों, वो सारी पेंटिंग्स इनकी मॉम की ही थी। रुश्दी ने 4 साल में 12 पेंटिंग्स तो बना ली थी और इसी बीच रात्रि और ब्राह्मा ने एक दूसरे से शादी कर ली थी, यानी दिमस के माता पिता, जिसके बाद उन्हें 2 बेटे हुए, यानी कि दिमस और सात्रिया। दोस्तों, रुश्दी की पेंटिंग अब बिक नहीं रही थी और कोई भी उन्हें खरीदना नहीं चाह रहा था। इसीलिए रुश्दी ने कुछ ऐसा सोचा जो कोई सोच भी नहीं सकता। रुश्दी को ये लग रहा था कि ये सब रात्रि की वर्जिनिटी लूज होने की वजह से हो रहा था। इसीलिए वो रात्रि को एक केव में ले गया था और उसे वहाँ एक डीमन को समन कर दिया और न्याय रोरो गॉडेस को खुश करने के लिए एक रिचुअल किया, जिसमें उसने रात्रि की बॉडी में एक डीमन को समन करके अपना ब्लड उसे ऑफर किया, जिससे रात्रि का ब्लड इमॉर्टल हो गया और उसी ब्लड को यूज करके उसने एक पेंटिंग बनाई। और दोस्तों, ये मूवी का वही फर्स्ट सीन है जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। अब दिमस को ये सच्चाई पता चल गई थी, इसलिए वो जल्दी से सात्रिया को फोन करके बताता है, लेकिन सात्रिया को पता था कि उन पेंटिंग्स में उनकी मॉम ही है। सात्रिया अभी भी फोटोज प्रिंट कर रहा था, तभी उसे एक फोटो देखकर एक गुफा याद आती है जिसे उन्होंने वहाँ आते वक्त देखा था। इसीलिए सात्रिया दिमस को उस गुफा में जाने के लिए कहता है। और गाइस, यहाँ आता है एक और ट्विस्ट, क्योंकि जैसे ही सात्रिया उस रूम से बाहर आता है उस पर पोजेस्ड एस्ट्रिड अटैक कर देती है। उसने सात्रिया के कंधे पे चाकू मारा था और एस्ट्रिड उसे मारने ही वाली थी कि तभी वहाँ केयर टेकर आता है और एस्ट्रिड को ठीक कर देता है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम उस केव को देखते हैं जहाँ सैंड्रा को कैद करके रखा हुआ था और उसे बांधने वाला और कोई नहीं बल्कि वही केयर टेकर था, जो उस डीमन को भी वहाँ बुला लेता है। थोड़ी ही देर में वहाँ दिमस भी पहुँच जाता है और वो केयर टेकर को वहाँ देखकर बिल्कुल शॉक था, क्योंकि ये उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। वो सैंड्रा को छुड़ाने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, पर वो डीमन उसे रोक देती है। लेकिन दोस्तों, अभी भी हमें पूरा सच पता नहीं है, जो अब हमें यहाँ पता चलता है कि केयर टेकर भी रात्रि से प्यार करता था, लेकिन रात्रि ने दिमस के पिता को चुना। इसीलिए केयर टेकर ने भी कुछ ऐसा किया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। दोस्तों, जब रुश्दी ने उस डीमन को समन किया था तभी केयर टेकर ने रुश्दी को जान से मार दिया था। केयर टेकर ने सब कुछ होते हुए देखा था, इसीलिए उसने रात्रि को अपना ब्लड भी पिला दिया था, जिसके बाद वो डीमन उस केयर टेकर का स्लेव हो गया था। और अभी तक दिमस की फैमिली के साथ जो कुछ भी हो रहा था वो सब केयर टेकर ने ही किया था। ये सब होने के बाद वहाँ दिमस का पिता ब्राह्मा आया था,
जो अपने पिता और अपनी पत्नी की डेड बॉडी को देखकर टूट गया था और इसी ने ही उनकी बॉडी को दफनाया था और उसके बाद वहाँ से हमेशा के लिए चला गया था। पर केयर टेकर वहीं रहा ताकि वो रात्रि की ही ब्लड लाइन में से किसी को एज अ स्लेव अपने लिए चुन सके। दोस्तों, इसका मतलब यही है कि जब ब्रूस ने वो रिचुअल किया था तो रात्रि की सोल करप्ट हो गई थी, इसीलिए अब केयरटेकर को कोई और सोल चाहिए थी। इसीलिए उसने सैंड्रा को चुना था। इसीलिए अब वो सैंड्रा के ब्लड को पीकर उसके ब्लड को इमॉर्टल करना चाहता था। लेकिन दिमस अपनी बेटी को किसी भी तरह बचाना चाहता था, इसीलिए वो बिना सोचे समझे उस डीमन को अपनी सोल एज अ ऑफरिंग दे देता है, जिसके बाद वो सैंड्रा की स्लेव बन गई थी और वो डीमन केयरटेकर को जान से मार देता है। पर यहाँ गाइस हम दिमस को खो देते हैं। थोड़ी ही देर में सात्रिया और एस्थित भी वहाँ पहुँचते हैं, जो दिमस को देखकर बिल्कुल टूट जाते हैं। एंड सीन में पुलिस रात्रि की बॉडी को उसके घर के सामने की जमीन से निकालती है। और दोस्तों, जैसा केयरटेकर ने कहा था कि रात्रि की बॉडी और ब्लड इमॉर्टल हो गया था, इसीलिए रात्रि की बॉडी 40 साल बाद दफन रहने के बाद भी वैसी की वैसी ही थी। और यहाँ सात्रिया भी वही सीन याद करता है जब वो घर की फोटो खींच रहा था तो उसे कोई इविल नहीं बल्कि उनकी माँ की स्पिरिट दिखाई दी थी। और बस ये मूवी यही एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये मूवी अच्छी है लेकिन स्टोरी को ढंग से समझाया नहीं गया है। जैसे कि जो पेंटिंग और गॉडेस का मेल दिखाया गया है वो काफी अच्छा था, लेकिन स्टोरी काफी नॉर्मल है। और दोस्तों, इसमें जो गॉडेस दिखाई गई है वो सच में एग्जिस्ट करती है और उन्हें इंडियन ओशन की गॉडेस माना जाता है। लेकिन अलग अलग कहानियों में इस गॉडेस की अलग अलग स्टोरी है और आज भी आपको इंडोनेशिया के घरों में इनकी पेंटिंग मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन इंडोनेशियन हॉरर मूवी लुकिसन गैब रातू किदुल यानी कि मैजिकल पेंटिंग क्वीन ऑफ साउथ को लेकर। उम्मीद करती हूँ आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।